वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 21 और 21 पेज के ऊपर शीर्षक नंबर है 11, प्रत्यक्ष प्रमा के करण का विचार। तो अभी तक प्रत्यक्ष प्रमाण कौन कौन है, उससे कौन कौन प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है, इन बातों का विवेचन तो हो चुका है। तो 6 प्रकार की प्रत्यक्ष प्रमा बताई थी, श्रोत्रज, त्वाच, चाक्षुष, राशन, घ्राणज और मानस। और उनके लिए करणभूत प्रमाण बताए 6, श्रोत्र, त्वक, नेत्र, रसन, घ्राण और मन। ये प्रत्यक्ष प्रमाण के 6 भेद हुए। किंतु उस प्रत्यक्ष प्रमा का करण इंद्रियादि को नहीं मानना चाहिए, फिर किसको मानना चाहिए, तो और किसी का कोई मत है वो देने के लिए ये हेडिंग आ रहा है, शीर्षक आ रहा है। तो प्रत्यक्ष प्रमा के करण का विचार। तो चलिए पंक्ति देखेंगे। और गौरीकांत भट्टाचार्य ने यह लिखा है, कोई गौरीकांत नाम के भट्टाचार्य हो चुके हैं, उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमा के लिए करण कौन होना चाहिए इस बात का विचार किया है। तो क्या कहा है उन्होंने गौरीकांत भट्टाचार्य ने, वो दे रहे अभी। तो गौरीकांत भट्टाचार्य ने यह लिखा है, प्रत्यक्ष प्रमा का इंद्रिय करण नहीं। अभी तक क्या सिद्ध किया, प्रत्यक्ष प्रमा का करण इंद्रिय है, अतः इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन बातों का विवेचन अभी तक हुआ। किंतु ये कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमा का करण इंद्रियों को नहीं मानना चाहिए। फिर बोलेंगे किसको मानना चाहिए बताओ, तो बताएंगे। फिर उसके हिसाब से वो प्रमाण की परिभाषा भी करेंगे। तो कौन प्रत्यक्ष प्रमाण है करके देखिए। किंतु जो इंद्रिय के संबंध व्यापार कहे है सो करण है। ये क्या कहते हैं, अभी तक पूर्व में जो व्यापार बताए ना, तो व्यापार ही करण है। जैसे चक्षुर इंद्रिय के द्वारा रूप का ज्ञान होता है, तो करण बताया था चक्षु को, और रूप का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा फल बताई। और उस रूप विषय के साथ चक्षुर इंद्रिय का जो संयुक्त समवाय, रूप के साथ बताया ना, चक्षु संयुक्त घट, उसमें रूप का समवाय, मत बीच वाला जो संबंध है, संयुक्त समवाय, संयोग आदि आदि, वो बताया व्यापार। ये कहते नहीं, वो जो व्यापार बताया ना अभी तक, वही है करण, वही है प्रमाण। किंतु जो इंद्रिय के संबंध व्यापार कहे है बताया अभी तक, सो करण है। और इंद्रिय कारण है, अर्धविराम, इंद्रिय कारण है, करण नहीं। इनका कहना है कि इंद्रियों को कारण मानो, करण नहीं। करण कौन, फिर जो व्यापार बताए वो करण। क्या अभिप्राय इनका बता रहे, ताका यह अभिप्राय है। ताका गौरीकांत भट्टाचार्य का यह अभिप्राय है। क्या जी, व्यापार वाला कारण करण नहीं कही है। अर्थात पीछे जो करण की परिभाषा की थी, व्यापार वाला असाधारण कारण को करण कहते हैं। ये कहते हैं गौरीकांत जी कि व्यापार वाला कारण को करण नहीं कहते हम, फिर किसको कहते करण? क्या परिभाषा है तुम्हारे मत में करण की, वो स्वयं बता रहे हैं। व्यापार वाला कारण करण नहीं कही है, किंतु जाके हुए ते कार्य में विलंब न होवे, किंतु अव्यवहित उत्तर क्षण में कार्य होवे, ऐसा कारण करण कही है। इनके हिसाब से करण की परिभाषा क्या बताया, जाके हुए थे, जो रहने पर जो आ गया तो तुरंत कार्य हो जाता है, कार्य में विलंब नहीं लगता है। ऐसे अनेक कारणों में से जो कारण जिसके आने पर झटित तुरंत कार्य हो जाता है, ऐसे कारण को हम क्या कहते हैं, करण। जैसे घट के लिए कारण दंड है, चक्र है, कुलाल है कि नहीं, कपाल है, कपालों का संयोग है, बहुत सारे हैं। किंतु कपाल का संयोग होने के बाद तुरंत दिखाई देता है क्या, घट। तो घटात्मक कार्य होने के लिए विलंब नहीं लगा। तो अनेक कारणों में से ऐसा कौन सा कारण है कि जो आने के बाद तुरंत घट बन गया?
वो वही है दो कपालों का संयोग। अतः वो जो जिसको पहले व्यापार बताया था, कपाल के संयोग को व्यापार बताया था, हमारे मत में मतलब गौरीकांत भट्टाचार्य के मत में वो कपाल द्वय का संयोग ही है क्या, करण, ऐसा। और इंद्रिय का विषयों के साथ जो सन्निकर्ष पीछे व्यापार बताया था, ये कहते वो व्यापार नहीं है। इंद्रियों का विषयों के साथ जो भी सन्निकर्ष है वही है करण। ये परिभाषा पंक्ति देखिए, जाके हुए थे कार्य में विलंब न होवे किंतु अव्यवहित उत्तर क्षण में, अव्यवहित मतलब दो शब्द, व्यवहित अव्यवहित। व्यवहित मतलब दूर, अव्यवहित मतलब तुरंत, बीच में क्षण का व्यवधान नहीं। अव्यवहित उत्तर क्षण में, आगे वाले क्षण में कार्य होवे, ऐसा कारण करण कहिए। ऐसे कारण को क्या कहते हैं, करण। इंद्रिय का संबंध हुए थे, इंद्रिय का संबंध विषयों के साथ होने पर तुरंत प्रमा उत्पन्न होती है, अतः वो संबंध ही है क्या, करण। इंद्रिय का संबंध हुए थे, प्रत्यक्ष प्रमा रूप कार्य में विलंब नहीं होवे, विलंब नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रमा तुरंत उत्पन्न हो जाती है। किंतु इंद्रिय संबंधते अव्यवहित उत्तर क्षण में, इंद्रिय का संबंध घट के साथ हुआ तुरंत घट का ज्ञान होता है, अव्यवहित उत्तर क्षण में प्रमा उत्पन्न होती है। किंतु इंद्रिय संबंधते अव्यवहित उत्तर क्षण में प्रत्यक्ष प्रमारूप कार्य अवश्य होवे, प्रत्यक्ष प्रमारूप कार्य तुरंत उत्पन्न हो जाता है, अवश्य होवे। याते इंद्रिय का संबंध ही करण होने ते अर्धविराम प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसलिए इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध वही है करण, और करण है इसलिए वो क्या है, प्रमाण। तो देखो मतभेद हुआ कि नहीं, पीछे अभी तक बताया इंद्रियों को प्रमाण बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रिय नहीं, अपितु इंद्रियों का विषयों के साथ जो भी संबंध है वही है करण अर्थात प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है, इंद्रिय नहीं। इस मत में घट का करण कपाल नहीं, फिर कौन, कपाल द्वय का संयोग। इस मत में घट का करण कपाल नहीं किंतु कपाल का संयोग करण है, लग गया। और आगे, और कपाल कारण तो घट का है, अर्धविराम, करण नहीं। अन्वय करना हो तो भी कर सकते हैं। और कपाल घट का पीछे कारण तो है, ऐसा अन्वय। कपाल क्या है, घट का कारण है, करण नहीं। तैसे पट के करण तंतु नहीं, अभी तक तंतु को बताया था करण, अब पट का करण तंतु नहीं है, फिर कौन है, तंतुओं का संयोग। पट के करण तंतु नहीं किंतु तंतु संयोग है, हो गया। आगे, पट के कारण तो तंतु है, अर्धविराम, करण नहीं। पट के कारण है कौन, तंतु, करण नहीं है। इस रीति से प्रथम पक्ष में जो व्यापार रूप कारण माने हैं सो इस पक्ष में करण है कि नहीं। अभी तक पहले पक्ष मतलब पहले मत में, अभी तक के मत में क्या बताया था, जो व्यापार वाला कारण है वो करण है, किंतु अब वो करण नहीं है, फिर कौन है, वो केवल कारण है इनके मत में। इस रीति से प्रथम पक्ष में जो व्यापार रूप कारण माने हैं सो इस पक्ष में करण है, और जो करण माने हैं सो केवल कारण है। लगे पंक्ति, क्या हुआ। और हाँ, इस रीति से प्रथम पक्ष में जो व्यापार रूप कारण माने हैं, व्यापार वाला जो कारण माना है, तो व्यापार को इस मत में क्या बताया, करण। जो पीछे व्यापार वो इसमें करण, और जो पीछे व्यापार वाला वो इसके मत में केवल कारण, करण नहीं। इस रीति से प्रथम पक्ष में जो व्यापार रूप कारण माने हैं सो इस पक्ष में करण है, व्यापार नहीं करण है। और जो करण माने पीछे उसको केवल कारण इस मत में, सो केवल कारण है। हो गया इतना, ये हो गया भाई 11 नंबर का शीर्षक पूरा हुआ। अब आगे 12 नंबर के शीर्षक को चलते हैं। ज्ञान के आश्रय का कथन। ज्ञान का आश्रय कौन, इस बात का विचार कर रहे हो। प्रत्यक्ष ज्ञान का आश्रय आत्मा है, अर्धविराम, सो करता है, ताहिकु प्रमाता और ज्ञाता कहे है। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान, अयम घट, ये प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, और उस ज्ञान का आश्रय कौन है, आत्मा, अर्थात आत्मा का ज्ञान गुण है। अयम घट अयम पट ज्ञान गुण है, और इस गुण वाला कौन है, आत्मा। किनके मत में, नैयायिकों के मत में।
वेदांत मत में ज्ञान आत्मा का गुण नहीं है, ज्ञान यह आत्मा का स्वरूप है। प्रत्यक्ष ज्ञान का आश्रय आत्मा है, सो करता है, और उसको ही क्या कहते हैं? प्रमाता। ताही को प्रमाता और ज्ञाता, ज्ञाता भी कहते हैं, प्रमाता भी कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा भेद है प्रमाता और ज्ञाता में। क्या अंतर है? कह रहे प्रमा ज्ञान का कर्ता प्रमाता कहिए, ज्ञान का कर्ता ज्ञाता कहिए। अंतर समझ में आया? अलग है। जो जो ज्ञान का करता है वह ज्ञाता, जरूरत नहीं कि जो ज्ञाता वो प्रमाता रहेगा। क्यों? तो प्रमाता वो है कि जो केवल प्रमा ज्ञान का करता है, किंतु ऐसे भी कुछ ज्ञान है कि जो प्रमा ज्ञान नहीं है। स्मृति ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान है कि नहीं, ईश्वर का ज्ञान प्रमा ज्ञान नहीं है, किंतु उस ज्ञान का जो करता है वो क्या है? फिर ज्ञाता। ये सामान्य परिभाषा हुई, ज्ञान का जो करता वह ज्ञाता, और उसमें से संकुचित कर दिया प्रमा। उन ज्ञानों में से जो प्रमा ज्ञान है उनका करता, उसको कहते हैं क्या? प्रमाता। यद्यपि इनके मत में आत्मा ही है प्रमाता और ज्ञाता, किंतु परिभाषा अलग है। प्रमा ज्ञान का कर्ता प्रमाता कहिए, ज्ञान का कर्ता ज्ञाता कहिए। सो ज्ञान भ्रम होवे अथवा प्रमा होवे, क्योंकि ज्ञाता जैसे अयम सर्प ये ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का कर्ता ज्ञान इसको जिसको हुआ वो कौन है? वहां पर ज्ञाता है, किंतु वो प्रमाता है क्या? नहीं, क्योंकि प्रमा ज्ञान का कर्ता नहीं है, इसलिए प्रमाता नहीं, किंतु ज्ञाता है। मतलब ज्ञाता एक व्यापक हुआ और प्रमाता यह परिचिन्न हुआ, कम हुआ, क्योंकि प्रमा ज्ञान एक ज्ञानों में से एक ज्ञान हुआ, और प्रमा ज्ञान का कर्ता को प्रमाता कहते हैं। और ज्ञाता कहने से प्रमाता भी आ जाता है, प्रमा ज्ञान भी आ जाता है, भ्रम ज्ञान भी आ जाता है, स्मृति ज्ञान भी आ जाता है, सभी प्रकार का ज्ञान आ जाता है। और उस ज्ञान का जो कर्ता उसको कहते हैं क्या? ज्ञाता। ठीक है। सो ज्ञान भ्रम होवे अथवा प्रमा होवे। ठीक। न्याय सिद्धांत में जैसे प्रमा ज्ञान इंद्रियजन्य है, तैसे भ्रम ज्ञान भी इंद्रियजन्य है कि नहीं? न्याय मत में प्रमा ज्ञान अयम घट अयम पट प्रमा ज्ञान इंद्रियजन्य है, उस प्रकार भ्रम ज्ञान भी इंद्रियजन्य है, किंतु प्रमा नहीं। भ्रम ज्ञान प्रमा नहीं है। क्यों? दोष सहित इंद्रियों से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसको प्रमा नहीं कहेंगे, किंतु इंद्रियजन्य तो है। कौन? भ्रम ज्ञान भी। प्रमा ज्ञान न्याय सिद्धांत में जैसे प्रमा ज्ञान इंद्रियजन्य है, तैसे भ्रम ज्ञान भी इंद्रियजन्य है, परंतु भ्रम ज्ञान का कारण जो इंद्रिय, सो भ्रम ज्ञान का कारण तो कई है, प्रमाण नहीं। भ्रम ज्ञान का कारण तो है कौन? इंद्रिय, किंतु प्रमाण नहीं। न्याय मत में उन्होंने प्रमाण नहीं माना है, क्योंकि दोष सहित इंद्रिय से उत्पन्न होता है वो ज्ञान, है कि नहीं? अतः वो ज्ञान भ्रम है, और उस भ्रम ज्ञान का कर्ता इंद्रियाधिक है कि नहीं? वो क्या है? प्रमाण नहीं, कारण तो है, परंतु भ्रम ज्ञान का कारण जो इंद्रिय, सो भ्रम ज्ञान का कारण तो कहिए है, प्रमाण नहीं कहिए। काहे थे? क्यों? प्रमा का असाधारण कारण प्रमाण कहिए। प्रमाण उसको ही कहते जो प्रमा ज्ञान का असाधारण कारण हो। ठीक है ना? भ्रम ज्ञान का कारण होने से उनको प्रमाण नहीं कहेंगे, कारण तो है, प्रमाण नहीं। इंद्रिया भ्रम ज्ञान के लिए कारण है, प्रमाण नहीं। कहे थे प्रमा का असाधारण कारण प्रमाण कहिए। लगा इतना? ये हो गया। अब आगे भ्रम ज्ञान का विचार। अब थोड़ा भ्रम ज्ञान की चर्चा निकल आई, अतः भ्रम ज्ञान का विचार करना थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। तो शीर्षक नंबर 13 से लेकर 17 तक भ्रम ज्ञान का विचार चलेगा। उसमें से 13 शीर्षक पहले न्याय मत के अनुसार भ्रम की रीति, नैयिक मत के अनुसार भ्रम कैसा होता है, उसकी क्या रीति है, पद्धत है, वो पहले बता रहे हैं। जहां भ्रम होवे तहां न्याय मत में यह रीति है, पद्धत क्या है? दोष सहित नेत्र का संयोग रज्जु से जब होवे, तब रज्जुत्व धर्म से नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध तो है, परंतु दोष के बलते रज्जुत्व भासे नहीं, किंतु रज्जु में सर्पत्व भासे। अन्यता क्या थी? अन्य का अन्य रूप से ज्ञान है, वहां पर रज्जुत्व प्रतीत हो रहा है सर्प रूप से, सर्पत्व रूप से। देखिए पुनः पढ़ता हूं। जहां भ्रम होवे, जहां कहां पर भी भ्रम होता है, तहा न्याय मत में यह रीति है, दोष सहित नेत्र का संयोग रज्जु से। सामने पड़ी है कौन? रज्जु, और नेत्र का क्या हुआ? संयोग।
किंतु शुद्ध नेत्र का संयोग नहीं हुआ। कैसा हुआ? दोष सहित नेत्र का संयोग रज्जु से हुआ। वहां दोष है। कौन दोष है? मंदांधकार दोष है और सादृश्य दोष है। रज्जु और सर्प में सादृश्य है ना, सादृश्य है, मंदांधकार है, ठीक है। तो दोष सहित नेत्र का संयोग रज्जु से जब होवे तब होना क्या चाहिए? जैसे घट के साथ नेत्र का संबंध हुआ है कि नहीं, तो उसमें घट तो प्रतीत होता है, फिर अयम घटे ज्ञान उत्पन्न होता है। उस प्रकार यहां पर भी रज्जु के साथ यदि नेत्र का संबंध हुआ है तो रज्जु के साथ नेत्र होने पर रज्जुत्व का ज्ञान होकर इयम रज्जु ऐसा ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए था। किंतु दोष के महात्म्य से, दोष के बल से उस रज्जु में रज्जुत्व के साथ नेत्र का संबंध तो है, किंतु रज्जुत्व की प्रतीति नहीं होती है, रज्जुत्व की। फिर प्रतीति होती है किसकी? सर्पत्व की, दोष के कारण। दोष का महिमा है। देखो भाई, तब रज्जुत्व धर्म से नेत्र का है कि नहीं, नेत्र इंद्रिय का रज्जुत्व धर्म के साथ संबंध तो है। कौन संबंध बनेगा? संयुक्त समवाय। नेत्र संयुक्त रज्जु, और रज्जु में रज्जुत्व का क्या है? समवाय। अतः नेत्र का रज्जुत्व के साथ संयुक्त समवाय संबंध भी है। रज्जुत्व धर्म से नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध तो है, परंतु दोष के बलते, दोष के कारण, दोष के महिमा से, दोष के सामर्थ्य से, दोष के बलते रज्जुत्व भाषे नहीं, रज्जु में रज्जुत्व प्रतीत होता नहीं है। फिर क्या होता है? किंतु रज्जु में सर्पत्व भाषे, क्योंकि दोष है, क्या करेंगे? यद्यपि सर्पत्व से नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध नहीं है, क्योंकि वह सर्पत्व है ही नहीं, तो संबंध कैसा बनेगा? सर्पत्व कहाँ है? सर्प में। रज्जु में सर्पत्व धर्म है क्या? यदि रज्जु में जैसा रज्जुत्व धर्म है वैसा यदि सर्पत्व धर्म होता तो उस सर्पत्व धर्म के साथ नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध बनता। किंतु रज्जु में जैसा रज्जुत्व के साथ संयुक्त समवाय संबंध है, उस प्रकार सर्पत्व धर्म के साथ नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध नहीं, क्योंकि रज्जु में रज्जुत्व है, सर्पत्व नहीं है। बात लग रही ना? चलिए, यद्यपि सर्पत्व से नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध नहीं, तथापि इंद्रिय के संबंध विना ही, इंद्रिय का सर्पत्व के साथ संबंध न होने पर भी, इंद्रिय के संबंध विना ही दोष बलते सर्पत्व का संबंध रज्जु में नेत्र से प्रतीत हो गए। सर्पत्व का संबंध प्रतीत होता है का? रज्जु में। कैसे? क्यों? दोष के बल से। संबंध नहीं है किसका? सर्पत्व का। किसमें? रज्जु में। तो भी दोष के कारण रज्जु में सर्पत्व धर्म का संबंध प्रतीत होता है, ठीक है। और उस संबंध से नेत्र का कल्पित संबंध बन जाता है। फिर ये बात, संबंध विना ही दोष बलते सर्पत्व का संबंध रज्जु में नेत्र से प्रतीत होवे, परंतु जाकू दंडत्व की स्मृति होवे, पूर्व होवे, ताकू रज्जु में दंडत्व भाषे हैं। देखो भाई, मंद अंधकार है, रास्ते में जा रहे हैं, चक्षु का संबंध रज्जु के साथ हुआ है, रज्जुत्व के साथ भी संबंध है, चक्षु का रज्जु के साथ संयोग संबंध है, और उसी चक्षु का रज्जुत्व के साथ संयुक्त समवाय संबंध है। किंतु दोष के महात्म्य से रज्जु में रज्जुत्व प्रतीत नहीं हो रहा है, सर्पत्व प्रतीत हो रहा है। यद्यपि सर्पत्व के साथ नेत्र का संबंध नहीं है, किंतु दोष के कारण रज्जु में सर्पत्व का संबंध भाषित हो रहा है कि नहीं, और सर्पत्व की प्रतीति हो रही है। किंतु वहां पर और एक वर्म है, रज्जु सामने है, रज्जु रज्जु रूप से समझी नहीं, समझ में नहीं आई, कुछ है, फिर स्मृति हो गई, तो बहुत सारे चीजों के संस्कार अंतःकरण में रहते हैं। तो जिसको सर्पत्व की स्मृति सबसे पहली हुई, उसको रज्जु में सर्पत्व प्रतीत होता है। जिसको सर्पत्व के भी पहले दंडत्व की स्मृति हुई, स्मरण हुआ, तो उसको उस रज्जु में दंडत्व प्रतीत होता है। जिसको भूरेशात्व धर्म की स्मृति हुई, उसको भूरेशा प्रतीत होती है।
जिसको मालात्व धर्म की स्मृति हुई उसको उस रज्जु में मालात्व धर्म की प्रतीति होती है। ठीक है, पंक्ति देखिए, परंतु जाकू दंडत्व की स्मृति पूर्व मतलब पहले होवे ताकू रज्जु में दंडत्व भासे। जाकू सर्पत्व की पूर्व मतलब पहले स्मृति होवे ताकू रज्जु में सर्पत्व भासे। बोलेंगे ऐसा क्यों होता है? लेकिन ठीक है, जिस चीज की स्मृति हो रही है वही चीज वहां पर भाषित हो रही है। जिसको सर्पत्व की स्मृति पहले हुई उसको ऐसा लगा या सर्पत्व है, फिर ज्ञान हुआ उसको अयम सर्प। तो अयम सर्प यह ज्ञान है। जैसे व्यवहार में सामने घट है, ज्ञान हो जाता है अयम घट। तो अयम घट इस ज्ञान में एक विशेष्य है, एक विशेषण है। विशेष्य कौन है? घट। विशेषण कौन है? घटत्व। ठीक है ना। अयम पट इस ज्ञान में विशेष्य पट, विशेषण पटत्व, बराबर। अब सामने रज्जु है, रज्जु रूप से समझ में आई ही नहीं, फिर सर्पत्व की स्मृति होने पर सर्प प्रतीत होता है, दंडत्व की स्मृति जिसको होती है उसको दंड प्रतीत होता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि विशिष्ट बुद्धि के लिए कारण होता है विशेषण का ज्ञान। क्या विशिष्ट बुद्धि में कौन कारण है? विशेषण। जैसा विशेषण का ज्ञान रहेगा वैसी विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। अयम पट इस ज्ञान में विशेषण पटत्व है, अतः बुद्धि उत्पन्न हुई अयम पट, ये विशिष्ट बुद्धि है। अयम घट इसमें विशेषण है घटत्व, और विशिष्ट बुद्धि हो गई अयम घट। घट में घट, पट में पट, लग गया कि नहीं? पंक्ति वही दे रहे आगे। वस्तु के ज्ञान में विशेषण के ज्ञान को हेतुता। किसी भी वस्तु का जब ज्ञान होता है ना तो वो विशिष्ट बुद्धि हो जाती है। उसके लिए कारण होता है कौन? विशेषण का ज्ञान। तो जिस विशेषण का ज्ञान होगा उस विशेषण को लेकर विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। अतः सर्पत्व की स्मृति हुई, अयम सर्प ज्ञान उत्पन्न हुआ, है तो सामने रज्जु। किंतु दंडत्व की स्मृति हुई तो ज्ञान हो जाएगा अयम दंड, क्योंकि दंडत्व सर्पत्व ये विशेषण बुद्धि है, और विशेषण बुद्धि विशिष्ट बुद्धि के लिए कारण होती है। तो विशेषण बुद्धि मतलब विशेषण का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान में कारण होता है। इस बात को बहुत लंबा थोड़ा दृष्टांत देकर ग्रंथकार समझा रहे हैं 14 नंबर के शीर्षक में। तो पंक्ति देखिए, वस्तु के ज्ञान में विशेषण के ज्ञान को हेतुता। वस्तु के ज्ञान में विशेषण का ज्ञान क्या होता है? कारण। दृष्टांत से बता रहे हैं, जहां दोष रहित इंद्रिय यथार्थ ज्ञान हो रहे है कि नहीं? इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है और इंद्रिय में कोई दोष नहीं है, दोष रहित नेत्र है और सामने वस्तु पड़ी है और उसका ज्ञान हो रहा है। ठीक, दोष रहित इंद्रियते, और वो ज्ञान कैसा होगा? फिर यथार्थ होगा। तो दोष रहित इंद्रियते यथार्थ ज्ञान होवे तहा भी, वहां पर भी विशेषण का ज्ञान हेतु है। हेतु मतलब कारण, विशेषण का ज्ञान कारण है। याते रज्जु ज्ञान ते पूर्व, रज्जु ज्ञान होने के पहले रज्जुत्व का ज्ञान होवे है। घट ज्ञान होने के पहले घटत्व का ज्ञान होता है। अयम पट यह ज्ञान उत्पन्न होने के पहले पटत्व का ज्ञान होता है। यह मनुष्य है, ऐसा ज्ञान होने के पहले विशेषण जो मनुष्यत्व उसका ज्ञान रहता है, तब जाकर अयम मनुष्य यह ज्ञान उत्पन्न होता है। लगा? पंक्ति देखिए, या तो रज्जु ज्ञान ते पूर्व रज्जुत्व का ज्ञान हो गए, काहे ते, कैसे? विशेषण का ज्ञान कैसे कारण होता है विशिष्ट बुद्धि के लिए, तब उदाहरण देकर बता रहे। काहे ते? क्या है? श्वेत उष्णिश, श्वेत कंचुकवान यष्टिधर ब्राह्मण से नेत्र का संयोग हो गए। ठीक है, सामने कोई ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण के साथ हम लोगों के नेत्रों का संयोग हुआ, लेकिन वो ब्राह्मण कैसा है? तो श्वेत सफेद, उष्णिस, उष्णिस कहते पागोटा, फेटा, पगड़ी, लेकिन वो पगड़ी भी कैसी है? श्वेत, सफेद, सफेद पगड़ी पहना हुआ वो ब्राह्मण है। ठीक है, श्वेत उष्णिस। और श्वेत कंचुकवान, कंचुक कहते शर्ट, सदरा, शर्ट पहना हुआ है, लेकिन वो भी कैसा है? श्वेत, सफेद है। और पुनः कैसा है वो ब्राह्मण? यष्टिधर, काठी हाथ में लिया हुआ है, और ब्राह्मण है जाति से, तो ब्राह्मण से नेत्र का संयोग हुए, लेकिन है ही नहीं। तहा
सभी को इस प्रकार का ज्ञान होगा क्या? देखो भाई ब्राह्मण आया, कैसा है भाई ब्राह्मण बताओ? हाँ हाँ बताता हूं, श्वेत उष्णिश वाला, श्वेत कंचुक वाला, है कि नहीं, काठी हाथ में लिया हुआ ब्राह्मण है। इस प्रकार का ज्ञान सबको होगा क्या? नहीं। ब्राह्मण है, 20 लोगों को भेजा देखने के लिए, कौन है देख क्या हो, सब लोग देख के आए, फिर एक एक को बुलाया, इसका आवाज दूसरा न सुनी, ऐसी स्थिति, ऐसी व्यवस्था की, और पूछा कौन था, फिर वो अलग अलग बताता है, कोई बताता है ब्राह्मण था, बस इतना ही बता देगा। क्यों उसको इतना ज्ञान हुआ? कि उसको ब्राह्मण है यह ज्ञान होने के पहले केवल ब्राह्मणत्व तो इस विशेषण का ज्ञान हुआ, इसलिए ब्राह्मण है ये उसने बता दिया। कोई कहेगा वो लकड़ी वाला ब्राह्मण है, तो उसको 2 विशेषण का ज्ञान हुआ, लकड़ी रूप विशेषण का और ब्राह्मणत्व रूप विशेषण का। फिर तीसरे को पूछेंगे तो शर्ट पहना हुआ, हाथ में काठी लिया हुआ ब्राह्मण है, 3 विशेषण का ज्ञान। फिर किसी को पूछेंगे सफेद शर्ट पहना हुआ, सफेद ये जोड़ दिया, सफेद शर्ट पहना हुआ, सफेद उष्णिश पगड़ी वाला ब्राह्मण है। फिर और किसी को पूछेंगे श्वेत उष्णिश वाला, श्वेत कंचुक वाला, यष्टिधर ब्राह्मण है। किसी को पूछेंगे कोई मनुष्य है, इतना ही बता देगा, क्योंकि उसको केवल मनुष्यत्व विशेषण का ज्ञान हुआ। तो ज्ञान में अंतर क्यों हो रहा है? कोई कह रहा है मनुष्य है, कोई कहे ब्राह्मण है, कोई कह रहा है काठी वाला ब्राह्मण है, ज्ञान भिन्न भिन्न हो रहा है। क्यों? व्यक्ति तो वही है सामने, सभी चीज उसके पास है, सफेद पगोटा वगैरह है कि नहीं, सफेद शर्ट वगैरह सभी वैसा ही है, किंतु देखने वाले को भिन्न भिन्न ज्ञान हो रहा है। क्यों? जिसको जैसे विशेषण का ज्ञान होगा वैसे उस विशेषण से विशिष्ट उस व्यक्ति का ज्ञान वो बताता है। इससे सिद्ध होता है क्या? विशेषण का ज्ञान विशिष्ट बुद्धि के लिए कारण होता है। ठीक है, वही उदाहरण देखिए। फिर काय थे श्वेत उष्णिश, श्वेत कंचुकवान, यष्टिधर ब्राह्मण से नेत्र का संयोग होवे, तहा कदाचित मनुष्य है, ऐसा ज्ञान होवे, किसी को ऐसा ज्ञान हो जाता है। कदाचित किसी व्यक्ति को केवल इतना ही ज्ञान होगा, ब्राह्मण है कि नहीं, कदाचित ब्राह्मण है, अर्धविराम देते जाइए भाई, तहा कदाचित मनुष्य है, ऐसा ज्ञान होवे, पूर्ण विराम, मनुष्य है के बाद अर्धविराम, कदाचित ब्राह्मण है, अर्धविराम, ऐसा ज्ञान होवे, कदाचित यष्टिधर ब्राह्मण है, अर्धविराम, वह पूर्ण विराम दिया ना, वो नहीं चाहिए, अर्धविराम, फिर ऐसा ज्ञान होवे, अब पूर्ण विराम चाहिए। ज्ञान का भेद बता रहे, ज्ञान का अंतर, अलग अलग ज्ञान होते जा रहा है। कदाचित कंचुक वाला ब्राह्मण है, अर्धविराम, ऐसा ज्ञान होवे, ऐसा ज्ञान होता है किसी व्यक्ति को। कदाचित श्वेत कंचुक वाला ब्राह्मण है, अर्धविराम, ऐसा ज्ञान होवे, पूर्ण विराम। कदाचित उष्णिश वाला ब्राह्मण है, अर्धविराम, ऐसा ज्ञान होवे है। कदाचित श्वेत उष्णिश वाला ब्राह्मण है, ऐसा ज्ञान होवे है। बात लग रही ना, कोई कठिन नहीं है कि नहीं, सरल है, केवल उदाहरण बता दिया पहले। कदाचित उष्णिश वाला कंचुक वाला यष्टिधर ब्राह्मण है, ऐसा ज्ञान होवे है। कदाचित श्वेत उष्णिश वाला, श्वेत कंचुक वाला यष्टिधर ब्राह्मण है, ऐसा ज्ञान होवे है। तहा, अब यहां तक बहुत सारे ज्ञान बताए, अब आगे तहा नेत्र संयोग तो सारे ज्ञानों का साधारण कारण है। जितने भी ज्ञान हुए सभी समय नेत्र का संयोग उस व्यक्ति के था ही, उसके साथ, उस ब्राह्मण व्यक्ति के साथ नेत्र का क्या था? संयोग। तहा नेत्र संयोग तो सारे ज्ञानों का साधारण कारण है, बराबर। ज्ञानों की विलक्षणता में यह हेतु है। फिर ज्ञान में विलक्षणता क्यों आई, क्या कारण है, ज्ञान भिन्न भिन्न क्यों हुआ, उसके लिए कारण बता रहे। ज्ञानों की विलक्षणता में यह हेतु है क्या? जहां मनुष्य तुरूप विशेषण का ज्ञान और नेत्र का संयोग होवे, ता मनुष्य है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान होवे। कौन विशेषण का ज्ञान हुआ? कितने? केवल मनुष्यत्व इस विशेषण का ज्ञान हुआ, और उस मनुष्य के साथ और मनुष्यत्व के साथ नेत्र का संबंध हुआ, ज्ञान हुआ, अयम मनुष्य। जहां मनुष्यत्व विशेषण का ज्ञान और नेत्र का संयोग होवे, ता मनुष्य है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान होवे। जहां जब ब्राह्मणत्व का ज्ञान, ब्राह्मणत्व विशेषण का ज्ञान और नेत्र का संयोग होवे, ता ब्राह्मण है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान होवे। इससे क्या मालूम पड़ रहा है? विशेषण का जैसा जैसा बदल हो रहा है वैसे वैसे विशिष्ट बुद्धि बदल रही है। और आगे, जहां यष्टि और ब्राह्मणत्व का ज्ञान होवे, यष्टि का ज्ञान, यष्टि रूप विशेषण का ज्ञान, और ब्राह्मणत्व इस विशेषण का ज्ञान,
जहाँ यष्टि और ब्राह्मणत्व का ज्ञान और नेत्र संयोग होवे ता यष्टिधर ब्राह्मण है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान होवे। जहाँ कंचुक और ब्राह्मणत्व रूप दो विशेषण का ज्ञान और नेत्र का संयोग होवे ता कंचुक वाला ब्राह्मण है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान होवे है। ठीक। जहाँ श्वेतता विशिष्ट कंचुक रूप और ब्राह्मणत्व रूप विशेषण का ज्ञान और नेत्र का संयोग होवे तहा श्वेत कंचुक वाला ब्राह्मण है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान हो गया है। लग रहा है ना अंतर? जहां उष्णिश और ब्राह्मणत्व रूप दो विशेषण का ज्ञान, उष्णिश पगड़ी है कि नहीं, उष्णिश और ब्राह्मणत्व रूप दो विशेषण का ज्ञान होवे ता उष्णिश वाला ब्राह्मण है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान हो गए। जहां श्वेतता विशिष्ट उष्णिश रूप विशेषण का, श्वेतता विशिष्ट कौन? उष्णिश, केवल उष्णिश नहीं, श्वेतता विशिष्ट उष्णिश। जहां श्वेतता विशिष्ट उष्णिश रूप विशेषण का और ब्राह्मणत्व रूप विशेषण का ज्ञान और नेत्र का संयोग होवे तहा श्वेत उष्णिश वाला ब्राह्मण है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान होवे। जहां उष्णिश कंचुक यष्टि ब्राह्मणत्व इतने विशेषण का ज्ञान हुआ। उष्णिश 1, कंचुक 2, यष्टि 3, ब्राह्मणत्व 4। वह ब्राह्मत्व लिखा है ना, ब्राह्मणत्व ऐसा चाहिए। नीचे से तीसरी पंक्ति, ठीक है। चलिए, यष्टि ब्राह्मणत्व इन चारी विशेषण का ज्ञान और नेत्र का संयोग होवे ता उष्णिश वाला कंचुक वाला यष्टिधर ब्राह्मण है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान होवे। चक्षुर इंद्रिय से ज्ञान होता है। जहां श्वेतता विशिष्ट उष्णिश विशेषण का और श्वेतता विशिष्ट कंचुक विशेषण का, तैसे यष्टि और ब्राह्मणत्व विशेषण का ज्ञान और नेत्र का संयोग होवे, इतने सारे विशेषण का ज्ञान हुआ, तब कैसा ज्ञान उत्पन्न होगा? तब कह रहे तहा श्वेत उष्णिश श्वेत कंचुक यष्टिधर ब्राह्मण है, ऐसा चाक्षुष ज्ञान होवे। इस रीति से जिस विशेषण का पूर्व ज्ञान होवे तिस विशेषण विशिष्ट इंद्रिय ते ज्ञान होवे, यह नियम। ठीक है ना? क्या नियम निकला भाई? सब पहले विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न होने के पहले जिस विशेषण का ज्ञान होगा उस विशेषण से विशिष्ट उस वस्तु का क्या होता है? ज्ञान। पंक्ति देखिए, इस रीति से जिस विशेषण का पूर्व ज्ञान होवे, पहले ज्ञान होवे, तिस विशेषण विशिष्ट का, उस विशेषण से विशिष्ट ऐसी जो वस्तु पदार्थ उसका इंद्रियते क्या होवे? ज्ञान होवे। ज्ञान होवे ता इंद्रिय का संबंध तो सारे तुल्य, तुल्य मतलब समान है कि नहीं? सभी के नेत्र का संबंध उसके साथ हुआ है, समान है नेत्र का संयोग, उसमें कोई अंतर नहीं। ता इंद्रिय का संबंध तो सारे तुल्य है और विशिष्ट प्रत्यक्ष की विलक्षणता का हेतु, किंतु विशिष्ट प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान क्यों बदल हुआ है कि नहीं? कभी केवल ब्राह्मण ज्ञान हुआ, कभी केवल यष्टिधर ब्राह्मण ज्ञान हुआ, कभी उष्णिश वाला ब्राह्मण, अलग 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 विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसमें कारण क्या? एक ही कारण है, क्या? विशेषण का ज्ञान। वही विशिष्ट प्रत्यक्ष की विलक्षणता, विलक्षणता मतलब भिन्नता, विलक्षणता का हेतु विलक्षण विशेषण का ज्ञान है। लग गया? जो विलक्षण विशेषण, विलक्षण मतलब भिन्न भिन्न विशेषण, ज्ञान को कारण नहीं माने, भिन्न भिन्न विशेषण का ज्ञान कारण नहीं मानेंगे विशिष्ट बुद्धि में, फिर बताओ यहां पर इतनी विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न हुई, उसमें इतना अंतर क्यों हुआ, भिन्न भिन्न क्यों हुई? दूसरा कोई कारण नहीं है, वही कारण है विशेषण का ज्ञान। जैसा रहेगा वैसी विशिष्ट बुद्धि उत्पन्न होगी। जो विलक्षण विशेषण ज्ञान को कारण नहीं माने तो नेत्र संयुक्त ब्राह्मण के सारे ज्ञान तुल्य हुए चाहिए। उस ब्राह्मण का सभी ज्ञान कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। क्योंकि एक समान ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। होना चाहिए। यदि विशेषण का ज्ञान कारण नहीं मानेंगे तो सभी प्रकार का ज्ञान एक ही होना चाहिए, क्योंकि संबंध वही है, नेत्र वही है, सामने वाला मनुष्य वही है, तो भी ज्ञान में अंतर हो रहा है। इसका मतलब विशिष्ट बुद्धि के लिए कारण है कौन? विशेषण बुद्धि, विशेषण का ज्ञान। संयुक्त ब्राह्मण के सारे ज्ञान तुल्य हुए चाहिए। जहां घट से नेत्र का तथा त्वक का संयोग होवे, घट रखा है और त्वक इंद्रिय का क्या हुआ? घट के साथ संबंध हुआ, संयोग। जहां घट से नेत्र का, घट से नेत्र का और त्वक का, दो इंद्रिय लिए,
नेत्र इंद्रिय और त्वक इंद्रिय, घट है, नेत्र ने भी देखा और त्वक इंद्रिय का भी संबंध हुआ, किसके साथ? घट के साथ। जहां घट से नेत्र का और त्वक का संयोग होवे ता कदाचित घट है ऐसा प्रत्यक्ष होवे, त्वक इंद्रिय से भी चक्षुर इंद्रिय से भी घट है प्रत्यक्ष होवे। कदाचित पृथ्वी है, ये ध्यान हो जाता है। घट में घटत्व नहीं भाषा, पृथ्वीत्व दिखाई दिया, पृथ्वीत्व का स्मरण हुआ, ज्ञान हुआ, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ क्या? यह पृथ्वी है। चाक्षुष ज्ञान भी, त्वच ज्ञान भी। कदाचित पृथ्वी है ऐसा ज्ञान होवे, कदाचित घट पृथ्वी है, दोनों समझ में आए, घटत्व भी पृथ्वीत्व भी, तो घट पृथ्वी है ऐसा क्या हो जाता है? ज्ञान होता है। ठीक है ना? कदाचित घट पृथ्वी है ऐसा ज्ञान होवे। जहां घटत्व रूप विशेषण का ज्ञान क्या है? वह घटत्व रूप क है ना बीच में, तो वह ए शब्द रह गया, एक विशेषण का ज्ञान, घटत्व रूप एक विशेषण का ज्ञान, ऐसा चाहिए। मिल गया? जहां घटत्व रूप एक विशेषण का ज्ञान और इंद्रिय का संयोग होवे ता घट है ऐसा प्रत्यक्ष होवे, क्योंकि एक ही विशेषण का ज्ञान हुआ तो घट है प्रत्यक्ष हुआ। जहां पृथ्वीत्व रूप विशेषण का ज्ञान और इंद्रिय का घट से संयोग होवे ता पृथ्वी है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा प्रत्यक्ष होवे। जहां घटत्व पृथ्वीत्व इन दोनों विशेषण का ज्ञान, घटत्व रूप विशेषण का भी ज्ञान हुआ और पृथ्वीत्व रूप विशेषण का भी ज्ञान हुआ, तब कैसा ज्ञान होगा घट का? घट पृथ्वी है। जहां घटत्व पृथ्वीत्व इन दोनों विशेषण का ज्ञान और इंद्रिय का संयोग होवे ता घट पृथ्वी है ऐसा प्रत्यक्ष हो रहे गया। इस स्थिति से घट से इंद्रिय का संयोग रूप कारण एक है, घट के साथ इंद्रिय का संयोग रूप कारण क्या है? एक। नेत्र वही है, संबंध वही है, सामने घट भी वही है, किंतु कभी घट ऐसा ज्ञान होता है, कभी पृथ्वी ऐसा ज्ञान होता है, कभी घट पृथ्वी है ऐसा ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान में विलक्षणता क्यों? फिर कारण सामग्री तो वही है, इसका मतलब एक ही कारण सामग्री वह विलक्षण हो जाती है। कौन? विशेषण का ज्ञान। इस रीति से घट से इंद्रिय का संयोग रूप कारण एक है और विषय घट भी एक है सामने, और घटत्व पृथ्वीत्व जाति घट में सदा रहे ऐसा थोड़ी का भी घट का ज्ञान, घट ऐसा ज्ञान वो उस समय पृथ्वीत्व नहीं था ऐसा है क्या? सामने वाला जो घट है उसमें पृथ्वीत्व तो पहले से है। कि वहां किसी को ज्ञान हुआ ये हम पृथ्वी, उस समय उस घट में घटत्व नहीं है क्या? है, हमेशा है। और घटत्व और पृथ्वीत्व जाति घट में सदा रहे तो भी ऐसा होने पर भी कदाचित घटत्व सहित घट मात्र को ज्ञान विषय करे, कभी कभी ज्ञान विषय करता है किसको? केवल घटत्व और घट को, तब ज्ञान होता है अयम घट। द्रव्यत्व पृथ्वीत्वादि जाति और रूपादि गुण को घट है यह ज्ञान विषय करे नहीं। सामने घट है, ज्ञान हुआ अयम घट, उस समय उस ज्ञान का विषय कौन कौन? घट और घटत्व दो ही है। उस ज्ञान का विषय द्रव्यत्व नहीं है, जबकि घट में द्रव्यत्व भी है, घट में पृथ्वीत्व भी है कि नहीं? किंतु पृथ्वीत्व और द्रव्यत्व इनको विषय किया नहीं उस ज्ञान ने। लगा पंक्ति? केवल विषय किया किसको? घट को और घटत्व को, पंक्ति के। तो भी कदाचित घटत्व से घट मात्र को ज्ञान विषय करे, द्रव्यत्व पृथ्वीत्वादि जाति और रूपाधिक गुण, घट में विद्यमान कौन है? रूपाधिक गुण, उसको भी विषय नहीं किया। और रूपाधिक गुण को आगे क्या है? घट ही ऐसा है ना, ऊपर के वो जो दो है ना मात्रा, उसको काट दीजिए, तब देखिए गुण को घट है यह ज्ञान विषय करे नहीं। कदाचित पृथ्वी है ऐसा घट का ज्ञान घट में घटत्व को भी विषय करे नहीं। सामने है तो घट, ज्ञान हुआ क्या? क्या है? पृथ्वी तो है। अब उस समय घट में घटत्व होते हुए भी उस ज्ञान ने घटत्व को विषय किया नहीं, पृथ्वीत्व को विषय किया। ठीक। कदाचित पृथ्वी है ऐसा घट का ज्ञान घट में घटत्व को भी विषय करे नहीं, किंतु पृथ्वीत्व और घट तथा पृथ्वीत्व के संबंध को विषय करे। घट को, पृथ्वीत्व को और पृथ्वीत्व का घट के साथ जो संबंध है इसको विषय किया उस ज्ञान ने। कौन से ज्ञान ने? यह पृथ्वी है ऐसे ज्ञान ने। किंतु पृथ्वीत्व और घट तथा पृथ्वीत्व के संबंध को विषय करे। लग गया? कदाचित
पृथ्वीत्व घटत्व जाति और तीन का घट में संबंध तथा घट इन ज्ञान को विषय करे है। इस रीति से ज्ञान का भेद। पंक्ति की पुनः कदाचित कोई ऐसा भी ज्ञान उत्पन्न होता है, पृथ्वीत्व को भी विषय किया, घट में विद्यमान पृथ्वीत्व को विषय किया, घटत्व को भी विषय किया और घट को भी विषय किया। ज्ञान हुआ घट पृथ्वी है। इस ज्ञान ने घटत्व पृथ्वीत्व और घट तीनों को विषय किया। कदाचित पृथ्वीत्व घटत्व जाति और तीन का मतलब घटत्व पृथ्वीत्व का घट में क्या है संबंध, संबंधों को भी विषय किया। घट में संबंध तथा घट इनको विषय करे। इन सबको क्या करता है? ज्ञान विषय करता है। इस रीति से ज्ञान का भेद सामग्री भेद बिना संभव ही नहीं। लेकिन ज्ञान का भेद, ज्ञान में भेद हो रहा है ना, इसका मतलब जरूर सामग्री में भेद है। सामग्री मतलब कारण सामग्री, किंतु कारण सामग्री यहाँ चक्षु तो वही है, विषय भी वही है, संबंधों वही है, उसमें जाति बहुत सारी पड़ी हुई वही सदा की है, तो भी बदल हो रहा है। इसका मतलब कोई तो सामग्री ऐसी है जिसके कारण ज्ञान भिन्न भिन्न हो रहा है। फिर वो कौन सामग्री है? विशेषण का ज्ञान। इससे सिद्ध होता है कि विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण का ज्ञान कारण होता है। ठीक है। इस रीति से ज्ञान का भेद सामग्री भेद बिना संभव है नहीं। ता विशेषण ज्ञान रूप सामग्री का भेद ही ज्ञान की विलक्षणता का हेतु है। ज्ञान की विलक्षणता का हेतु कारण कौन? विशेषण ज्ञान रूप सामग्री। विशेषण का ज्ञान ही यही है सामग्री, है कि नहीं? वो भिन्न भिन्न है। कौन? विशेषण का ज्ञान। इसीलिए विशिष्ट का ज्ञान भिन्न भिन्न हो जाता है कि नहीं? तो ज्ञान विलक्षणता विलक्षण भिन्न भिन्न ज्ञान होने में कारण कौन? विशेषण का ज्ञान। ये बात ता विशेषण ज्ञान रूप सामग्री का, सामग्री कौन यहाँ पर? विशेषण का ज्ञान। तो विशेषण ज्ञान रूप सामग्री का भेद ही ज्ञान की विलक्षणता का हेतु है। जहाँ घट है ऐसा ज्ञान होवे, तहा घट और घटत्व और घट में घटत्व का समवाय संबंध भाषे, तीनों भाषित होते हैं। घट घटत्व और घटत्व का घट के साथ समवाय संबंध, तीनों भाषित होते प्रतीत होते हैं। ज्ञान के विषय तीनों बनते हैं। जहाँ घट है ऐसा ज्ञान होए तहा घट और घटत्व और घट में घटत्व का समवाय संबंध भाषे। लग गया। जहाँ पृथ्वी है ऐसा घट का ज्ञान होए। ज्ञान हुआ क्या? पृथ्वी है तो सामने घट, किंतु ज्ञान हुआ पृथ्वी। ता घट और पृथ्वीत्व और घट में पृथ्वीत्व का समवाय संबंध भाषे है। उस समय ज्ञान ने विषय किया किस किस को? घट को विषय किया, पृथ्वीत्व को विषय किया और पृथ्वीत्व का घट के साथ जो संबंध है उसको विषय किया। ता घट और पृथ्वीत्व और घट में पृथ्वीत्व का समवाय संबंध भाषे है। लग गया। कुल मिलाकर चिंतन क्या निकला? विशेषण का ज्ञान विशिष्ट बुद्धि में कारण होता है। सामने जा रहे हैं हम लोग, रज्जु पड़ी है, किंतु रज्जु का ज्ञान रज्जु रूप से हुआ नहीं, दोष के कारण रज्जुत्व भाषा नहीं। फिर भाषता है, किसी को सर्प लग रहा है, किसी को दंड, किसी को भूरेशा, किसी को जलधारा, है कि नहीं? पानी गिरा हुआ है, जलधारा। किसी को भूरेशा मतलब जमीन फटी हुई है, किसी को माला पड़ी ऐसा भ्रम हुआ, किसी को लगा नहीं डंडा, लकड़ी पड़ी हुई, काठी पड़ी हुई है। तो ऐसा क्यों फिर ज्ञान अलग अलग हो रहा है? विषय वही है, नेत्र वही है, दो समान है, किंतु वहां पर जिस व्यक्ति को जिस विशेषण का ज्ञान पहले स्मरण होगा, जिसको घटत्व का स्मरण, जिसको रज्जु सर्पत्व का स्मरण होगा उसको सर्प प्रतीत होगा, जिसको दंडत्व का स्मरण होगा उसको यह दंड है ऐसा ज्ञान होगा, है कि नहीं? क्यों? विशेषण का ज्ञान विशिष्ट बुद्धि में कारण होता है। लग गया पंक्ति? ये बात हो गई यहाँ तक। अब आगे विशेषण और विशेष का स्वरूप क्या होता है वो बताना है 15 नंबर शीर्षक में। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम